चड्ढा चड्ढा समझा अपने आदमियों को। ऐसे खिलौने बाज़ार में बहुत मिलते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए जो जिगर है ना, वो किसी बाज़ार में नहीं मिलता, उसे मर्द लेकर पैदा होता है। खुद की महफिल खुद को निकाला जाता है, क्या करें यार, कलयुग का ज़माना है। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है। बेवकूफ़, इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। नमस्कार दोस्तों, सुनिए ना विद तपस्या शारदा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हमारे दोस्त और आपके लिए आप मेहमान कह सकते हैं उनको, वीर दमन सिंह। वीर दमन सिंह हमारे ऐसे रेडियो जॉकी हैं, ऐसे एंकर हैं जो जब महफिल कहीं भी होती है तो वही लूट के हमेशा ले जाते हैं। मतलब वो जहाँ बैठ जाते हैं तो वहाँ की फ़िज़ा, वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो भी यही मानते भी हैं और इसीलिए उनके आने का इंतज़ार भी करते हैं। तो वीर दमन सिंह, बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आपको वीर जी हम कह नहीं सकते तो वीर ही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और मेरा सौभाग्य है कि आपके सामने बैठा हूँ और ये भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। ये मुझे कहना चाहिए, लेकिन आपका जब भी आपकी एंट्री होती है आपका एक अंदाज होता है, ज़रा वो सामने आ जाए। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है। बिल्कुल जानते हैं और बहुत कुछ आज जानेंगे भी इस पॉडकास्ट के वसीले से। तो वीर, सबसे पहले हम शुरुआत इससे करें कि आपकी शख्सियत में जो एक लाइवलीनेस है, इसका राज क्या है? ये लिसनर्स ही हैं, रेडियो है। बिकॉज मैंने 20 साल मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है और कई बार मतलब अच्छी कंपनीज में रहा हूँ, L&T में रहा हूँ, अलग अलग कंपनीज का नाम अब मैं लूँगा, लेकिन वहाँ पे एक जो इवन मैं जब मार्केटिंग में था, टेक्निकल मार्केटिंग में था, तो लोगों से इंटरेक्शन करने को मिलता था। तो मेरा जो ये रेडियो था ना, ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को बड़ा इम्प्रूव करता था। मुझे लगता था अंदर से कि मेरा एक ये मीन्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से मुझे ट्रेनिंग मिलती है और लोगों से इंटरेक्शन करने को मिलता है, मैसेजेस आते हैं और उनके साथ मतलब एक तरह से आप विजुअली जो है कनेक्ट नहीं है, लेकिन आवाज के थ्रू, आवाज के माध्यम से आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो वो एक लाइवलीनेस अपने आप ही आ जाती थी। आपके स्वभाव, आपका जो एटीट्यूड होता है और आपके बातचीत और दिनचर्या के अंदर अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। बट लेकिन अभी ये बताइए कि रेडियो से आपका रिश्ता कब कैसे जुड़ा? मतलब सुनने से सिलसिला शुरू होता है, अक्सर हमने देखा है। रेडियो बचपन से सुनते थे, घर पे भी मतलब रेडियो चलता था, तो बड़े भाई साहब हमारे रेडियो के बड़े शौकीन थे, तो हम भी कभी कभार सुन लेते थे। और एक मतलब ऐसा किस्सा हुआ कि FM रेनबो हम बहुत ज़्यादा सुना करता था मैं। ये 9th क्लास की बात है, तो फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे और उस दौरान क्या हुआ कि हमारा घर था, ऊपर नीचे होता था, तो नीचे हमारा ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम के साथ ही पीछे स्टडी रूम था। तो मैं स्टडी रूम के अंदर रेडियो लेके बैठा हुआ था और किताबें साथ में रखते ही थे, पढ़ते थे, क्योंकि रेडियो साथ चलता रहता था, बड़ा अच्छा लगता था और कंसंट्रेशन बनी रहती थी, नींद नहीं आती थी। तो उस दौरान क्या हुआ कि रेडियो पे कुछ वो प्रोग्राम आया करते थे, हंसी मजाक के, चुटकुलों के, और वो भी सुना करते थे। तो वो प्रोग्राम मैं सुन रहा था, रेडियो कान के पास लगा के, किताब एक साइड रखी हुई थी। तो उसी दौरान मम्मी आई बिल्कुल धीरे से। अच्छा। और मतलब पता नहीं लगा कि किस टाइम मेरी मम्मी आई और वो देख रही हैं और मैं रेडियो सुन रहा हूँ। तो वो यूँ सामने, मैंने उनको देखा, उन्होंने मेरे को देखा, तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला, कोई बात नहीं बेटा, आराम से सुनो रेडियो। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि वो उन्होंने प्यार में बोला या गुस्से में बोला है। अब मेरे को लेकिन समझ तो आ गया कि ये गुस्से में, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। और उन्होंने दरवाज़ा बंद करके चली गई बाहर से, कुंडी लगा के। मैं तो, हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर मैं समझ गया। अब मैं भूखा प्यासा अंदर बैठा हुआ हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ और है नहीं, चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और मुझे समझ भी आ गया। पर वो 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने खोला, कहते सुन लिया रेडियो या और सुनना है अभी? तो मेरे को समझ आ गया। तो रात को हम रेडियो सुनते थे, ओनली फॉर ब्रोकन हार्ट, वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगता था, तो उससे बड़ा इंस्पायर होते थे। तो हम छत पे जाके चाय गरम गरम, ठंड का मौसम, चाय गरम गरम होती थी और रेडियो यूँ लगा के और एंटीना पूरा खोल देते थे, उसके तार लगा के हम देखते थे कहाँ सिग्नल आ रहे हैं, तो वो सुनना करते थे। तो
चलता रहे सिलसिला। उसके बाद हमारी फेयरवेल हुई। मैं डांस में बहुत ज़्यादा एक्टिव था कॉलेज में, स्टेट लेवल का मैं डांस चैंपियन भी रहा हूँ स्टेट लेवल पे। मैं बहुत बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस करता था, तो गानों का भी शौक था और डांस करते रहे। कॉलेज में बड़े फेमस थे। एक अपना मतलब हमारा वो रहता था शुरू से ही कि एनुअल कल्चर फेस्टिवल हो रहा है, तो पॉपुलर था मैं कॉलेज में बहुत ज़्यादा, कि मतलब अगर हमारा 1,500 कॉलेज में स्टूडेंट है तो 1,500 में से अगर किसी ने जाके किसी से भी पूछ लिया कि भाई वीर दमन से मिलना है, गेट कीपर से पूछ लिया, पीएन से पूछ लिया, चेयरमैन से पूछ लिया, तो वो लेके जाएगा कि ये रहा। और मेरे को उस टाइम निकनेम जो है मेरा वीडीएस बोला जाता था, वीर दमन सिंह, शॉर्ट फॉर्म में। तो वो फिर मेरा कॉलेज में डांस का बहुत ज़्यादा था, तो मेरे को था कि मैं कोरियोग्राफर बनना है, कोरियोग्राफर करूँगा, कोरियोग्राफी करूँगा और बॉलीवुड में जाऊँगा। ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग तो साइड में चल ही रही थी, तो मतलब ऑन एन एवरेज स्टूडेंट थे हम, मतलब जैसे तैसे पास हो जाते थे। तो बट कल्चर में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। कॉलेज मैगजीन निकली तो उसके चीफ एडिटर हैं, सारी चीज़ों में, बाकी चीज़ों में एक्टिव है, लेकिन पढ़ाई में ऑन एन एवरेज है। तो उस दौरान कुछ ऐसा भी हुआ कि हमारे बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया था एग्ज़ाम्स का। एग्ज़ाम्स क्लियर, मतलब मैथ में थोड़ा सा मैं वीक था। तो कॉलेज जब पास आउट हुए तो हमारा फेयरवेल था। फेयरवेल में उन्होंने कहा कि भाई वीर दमन एक आपकी लास्ट इस कॉलेज के लिए एक परफॉर्मेंस हो जाए। मैंने डांस किया। डांस करने के बाद मैंने वहाँ पे पहली बार माइक पकड़ा और माइक पे मैंने शेरो शायरी की। और जैसे मैंने बोला कि भाई आज हमारा ये इस कॉलेज का आखिरी दिन है, यहाँ से हम जा रहे हैं अब, और अब कब मिलते हैं कुछ पता नहीं है। तो जैसे हज़ारों मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेगी, ना जाने हम कहाँ होंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब ये था कि मैं बॉम्बे जाऊँगा और ऐसे, बट कुछ फैमिली रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि फादर नहीं थे तो मदर थी। हम 3 भाई हैं, एक ब्रदर डॉक्टर हैं, एक और इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, और मैं सबसे छोटा था। तो मुझे लगता था कि नहीं, थोड़ा सा है, देखते हैं दिल्ली में कहीं कुछ हो जाए, क्योंकि कुछ वहाँ से कोशिश करते हैं दिल्ली से। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त था, उसने मेरे स्लैम बुक में लिखा कि यार तुम्हारी वॉइस बड़ी अच्छी है, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर द रेडियो। मतलब कभी सोचा नहीं था कि रेडियो में जाना है, करना है, रेडियो सुनते थे, सब कुछ है। तो अब दिल्ली में हम, जब मैं इंजीनियरिंग करके आया तो जॉब भी साथ में ढूंढ रहे थे और साथ में ये सोच रहे थे कि कहीं कोई कोरियोग्राफी करने का हमें कहीं कोई चांस मिल जाए। तो एक मूवी थी, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था न्यूज़पेपर में कि उसके लिए कोरियोग्राफर ढूंढ रहे हैं। तो अब मैंने तो स्टेट लेवल पे काफ़ी डांस के लिए हुए थे अवार्ड्स, भंगड़े में भी लिए हुए थे, और बॉलीवुड सॉन्ग था प्रभुदेवा का हमसे है मुकाबला। उस पे किया था। फिर के सरा सरा माधुरी दीक्षित प्रभुदेवा का था, उस पे मैंने ड्यूट डांस किया हुआ था। मतलब जब फीमेल लिरिक्स आ रहे हैं तो मैं फीमेल के स्टेप कर रहा हूँ, और जब मेल के आ रहा है तो मैं मेल के स्टेप कर रहा हूँ। प्रभुदेवा माधुरी आप ही थे दोनों। तो लोगों को बड़ा पसंद आया, उसमें मेरे को 2nd प्राइज मिला था। और प्रभुदेवा का जब मैंने किया था स्टेट लेवल पे हमसे मुकाबला का, तो 1st प्राइज मिले, स्टेट लेवल पे मिला था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बिकॉज उस दिन मेरा बर्थडे भी था और इट वाज वेरी गुड। तो वहाँ से चलता रहा, कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, और ये इंजीनियरिंग तो है ही, ठीक है, एक बैकअप है मेरे लिए कि ठीक है रोजी रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से मतलब चलते रहे। एक पिक्चर के लिए हम ऑडिशन देने गए वहाँ पे। ये पिक्चर शुरू नहीं हुई क्योंकि हम चक्कर काटते रहे। उनकी भी वो मूवी आज शुरू हो रही है, कल शुरू हो रही है। हालांकि मैं क्लियर हो गया, उनके जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे शॉर्ट लिस्ट कर लिया था, बट वो ITO में ऑफिस था, हम रोज़ जाते थे, करते थे। फिर वो पिक्चर जो है, हमें लगा कि यार ये पिक्चर कब शुरू होगी, क्या होगा, साइड बाय साइड कुछ और देखना चाहिए। फिर घूमते फिरते ऐसे ही आकाशवाणी की तरफ से निकले, तो वो मेरे को दिमाग में आ रहा था जो मेरे दोस्त ने लिखा था कि भाई व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर द रेडियो। तो हमने वहाँ रिसेप्शन पे गए, हमने पूछा कि सर हम रेडियो में करना चाहते हैं। मतलब भाई, अच्छा ओके मुझे लगा कई बार फ्रेंड्स मिलके प्लान कर नहीं वही था। तो वो क्योंकि अब रेडियो की भाषा है ना, तो मैं या तू नहीं बोलते हम, अब वो थोड़ा सा हम टीम स्पिरिट लेके चलते हैं। हाँ, टीम स्पिरिट लेके चलते हैं। नहीं, लेकिन वीर इससे पहले हम थोड़ा जल्दी ट्रेन भाग रही है हमारी, इससे पहले मैं 1-2 चीजें और पूछना चाह रही थी आपसे। एक तो मुझे आपने फेयरवेल में कौन से सॉन्ग पे डांस किया था? रुक जाओ दिल दीवाने मेरा फेवरेट था। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, मतलब वो उसके स्टेप आज भी मुझे मतलब कभी होता है तो याद रहते हैं।
मतलब कि क्या स्टेप्स थे, कौन से थे। तो कोई Because- दिल दीवाना रुका था वहाँ पे? नहीं। नहीं, देखो क्रश तो काफ़ी थे, बट ये है कि हम कभी बयां नहीं कर पाए। ओके। तो एनी हाउ मतलब काफ़ी था, क्योंकि मैं इवन सिटी के अंदर काफ़ी पॉपुलर हो गया था, बिकॉज केबल मतलब केबल टीवी पे भी मेरा डांस आता था। मुझे एक इंसिडेंस याद है कि मतलब उस टाइम मुझे एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई कि मैं गोलगप्पे खाने गया, और सिटी की बात है, जींद सिटी की बात है, ये रोहतक से पहले ही पड़ता है जींद, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। तो मैं गोलगप्पे वाले के पास गया और गोलगप्पे वाले ने मेरे से पैसे नहीं लिए। कह रहे सर आपसे पैसे लूंगा, कमाल कर रहे हैं, आपको तो डांस मैं केबल पे देखता रहता My हूँ। God. और मुझे बड़ा उस दिन सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई, मैंने कहा यार कमाल है, तो बड़ा अच्छा लगता था। और उसके बाद फिर ये हुआ कि आकाशवाणी, मैं आपसे बात कर रहा था कि आकाशवाणी के रिसेप्शन पे गए और मैंने बोला कि भाई हम रेडियो पे प्रोग्राम करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे है। तो बोले कि आप कौन से सेक्शन में जाना चाहते हो, बिकॉज वहाँ युवानी होता था, रेनबो होता था, FM रेनबो, बहुत FM सारे गोल्ड, agriculture काफ़ी section, हिंदी कि section, किस में जाना बहुत चाहते सारे, हैं। हाँ। मैंने कहा जी, अब हमने युवानी तो एक बार सुना हुआ था कि युवानी में शाम को चैनल शुरू होता है और वहाँ पे यंगस्टर आते हैं, और हमने कहा जी युवानी, तो कह रहे आप किसी को जानते हैं? मैं कहा नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। तो कहते हैं ऐसे हम जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि रुकिए, आप बात करिए। मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने युवानी सेक्शन में और मेरी बात कराई। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मैं करना चाहता हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आने दीजिए इनको। मैं गया, वहाँ पे वही महफिल प्रोग्राम चलता था। तो उन्होंने कहा कि आप कोई प्रोग्राम सुनते हो? मुझे याद था कि महफिल प्रोग्राम आता है शाम को। तो हमने कहा हाँ महफिल प्रोग्राम सुनते हैं। कहते हैं ठीक है, आप महफिल के लिए एक एप्लीकेशन दे दीजिए और आपका जब हम ऑडिशन के लिए कॉल करेंगे आप आ जाइएगा। तो मैंने दे दिया, वेट करते रहे, बट वो लकीली था कि हमें ऑडिशन के लिए बुलाया उन्होंने। और मैं अपने पूरी शेर व शायरी, तो हम शौकीन थे ही, कॉलेज टाइम में लिखते रहते थे, और वो लिख के मैं पूरी स्क्रिप्ट लेके चला गया और वहाँ सुनाई, तो सेलेक्ट हो गया पहली बार में। अब उसी दौरान युवानी के भी अनाउंसर्स के निकले हुए थे और चैनल शुरू हो रहा था DTH, डायरेक्ट टू होम चैनल। तो युवानी के लिए हमने ऑडिशन दिया, युवानी भी क्लियर हो गया। अब DTH के लिए भी हम अप्रूव हो गए साथ ही साथ। तो DTH पे मेरा जब चैनल शुरू हुआ DTH की, तो मेरी 3rd ड्यूटी थी। फर्स्ट एक सीनियर थे जिन्होंने DTH की ओपनिंग की थी चैनल की, फिर दूसरे थे, तीसरा मैं था। तो वो भी हमारे लिए एक बड़ी सौभाग्य वाली बात थी कि भाई DTH की ओपनिंग कर रहे हैं। तो वो DTH आपसे पहले 2 सीनियर कौन थे? संजय नौटियाल थे। अच्छा। और सोनिया थी, तीसरा मैं था। ओके। और ये 2003 या 4 की बात है। 3 में मैं आया था आकाशवाणी में, और ये शुरू हुआ। और उस टाइम क्या होता था, बड़ा एक पैशन होता था, बड़ा अंदर क्रेज होता था। हम 12-12 घंटे की ड्यूटी करते थे। शाम को 6 बजे आते थे, सुबह 6 बजे तक शो करते थे। 12 घंटे लगातार हम मतलब बाइक के आगे बैठे हुए हैं, और नींद नहीं आती थी कि जरा सा भी हम सो रहे हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट होता है कि रेडियो के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग इतने सुन रहे हैं हमें। मीनवाइल रेनबो के लिए भी ऑडिशन दिया मैंने, बट नहीं हो पाया किसी कारणवश। बट मेरा ऑडिशन बड़ा लंबा चढ़ता था कि जब भी वो पूछते थे कि अच्छा आप कहीं किसी फेस्टिवल में है, सूरजकुंड का मेला कवर कर रहे हैं, तो कैसे है, क्या है। तो मुझे हर बार ही लगता था कि यार मेरा इस बार तो सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मेरे से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। पर नहीं हो पाता था, हर बार ही सोचता था। इवन कई बार फिर सेक्शन में जाते थे तो फॉर्म लेते हुए बड़ा अंदर से होता था कि सिलेक्शन हो नहीं रहा। लेकिन मैं युवानी पे और DTH पे लगातार कर रहा था प्रोग्राम अपने। लेकिन आपकी इंजीनियरिंग का क्या हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपने की थी? वो मैं साथ साथ जॉब कर रहा था। उसके साथ भी आप 6 बजे से सुबह 6 बजे तक हाँ, ड्यूटीज वगैरह कर रहे हैं? सुबह 6 बजे ड्यूटी करके फिर हम घर पहुंचते थे, 2 घंटे रेस्ट करते थे। और रेस्ट करने के बाद नहाकर, ठंडे पानी से नहा कर नींद उड़ जाती थी, और हम फिर अपना काम पे निकल जाते और थे। शाम को फिर शो करते हैं, हालांकि रोज नहीं होता था, फिर रोज भी। नहीं होता था, बट ये था कि फिर आके अगले दिन मतलब शाम को आके हम अपना 8-9 बजे खाना वाना खा के फिर सोते थे। ठीक है, वो एक हैंगओवर रहता था, बट एक पैशन है, पैशन के लिए आपको अपना समय निकालना पड़ता है। तो आपको ज़्यादा मजा कहाँ था, आपने मार्केटिंग वाले काम में या FM पर, मतलब ये रेडियो पर? नहीं, रेडियो पर तो करते ही थे और दोनों में आता था। बट कई इंसिडेंट्स मेरे साथ ऐसे किस्से हुए कि बट मेरे ऑफिस में नहीं पता था कि मैं शो करता हूँ। वो भी एक बार ये है, मेरे को याद है कि एक बार हुआ क्या कि उन्होंने मना किया होता है, भाई एग्रीमेंट भी साइन करते हैं ना हम कई बार कि भाई आप कहीं और नहीं कर सकते। तो ये हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल होता था। तो हम शुरू में जब कॉन्ट्रेक्चुअल पे थे, तो मुझे याद है कि उस टाइम वो नोकिया के छोटे फ़ोन चलते थे 3315। तो वो फास्ट डायलिंग पे लगा रखा होता था कि पहला नंबर होम, सेकंड नंबर मॉम, थर्ड नंबर बॉस। तो वो मुझे याद है कि मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ और वो 3rd नंबर मेरे से दब गया। अब वो वहाँ से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ और इधर से जो है वो हेलो हेलो की आवाज़ आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ ये साउंड कहाँ से आ रही है। और वो देखा कि ये तो बॉस को फ़ोन मिला हुआ है और बॉस भी सुन रहा है। तो अब हुआ क्या कि
नेक्स्ट डे सैटरडे था, फ्राइडे को इवनिंग शो कर रहे थे, 2 सैटरडे संडे ये शो कहाँ कर रहे थे आप? युवानी पे। अच्छा। और सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे बजे हमारा अपना टाइम है, और फ्राइडे के बाद तो वैसे भी आप 8 बजे अगर 7 बजे शो कर रहे हैं तो वो आपका अपना पर्सनल टाइम है, क्योंकि आपका ऑफिस आवर तो 5 साढ़े 5 बजे ख़त्म हो गए, तो आपका पर्सनल है कि आप कुछ भी कर रहे हैं। तो हम बॉस का फ़ोन आ गया सैटरडे को। उस दौरान ये भी था कि मैं साथ साथ MBA भी कर रहा था। ओके। सैटरडे संडे मैं MBA की क्लासेस अटेंड करता था, पार्ट टाइम MBA भी कर रहा नहीं तो था। आप मैकेनिकल इंजीनियर थे, इंजीनियर आप थे, already जॉब भी कर रहा था, जॉब भी कर रहे हैं, और डांस आप पहले से करते आ रहे हैं, कोरियोग्राफर बनना चाह रहे थे, रेडियो में आप आ चुके थे, अभी आप MBA कर रहे थे, MBA साथ में मैं कर तो रहा था। कुछ था कि मतलब हर समय कुछ ना कुछ हाँ, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए लाइफ में, मतलब साथ ही साथ पैरेलली सब, आप खाली नहीं बैठने चाहिए, खाली नहीं बैठना। क्योंकि MBA में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इंटरेक्शन हो रहा है, लोगों से मिल रहे हैं। खाली तो पहले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ और फिर भी, चाहिए। हाँ। राइट। तो बॉस ने पूछा कि कल शो आ रहा था और कहाँ रेडियो पे थे? मैंने कहा हाँ सर मैं रेडियो पे था। कह रहे ठीक है कोई नहीं, मंडे को आ जाओ, मंडे को मॉर्निंग मीटिंग करते हैं। ओके। और मंडे को मैं पहुंचा तो बॉस बिल्कुल शांत थे, कह रहे कि आओ हम सुपर बॉस से मिलते हैं, जो उनसे भी सीनियर हमारे थे, जो वहाँ पे रीजनल हेड थे हमारे। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मोती नगर में ही हमारा ऑफिस हुआ करता था, मल्टीनेशनल कंपनी थी हमारी, इंडियन मल्टीनेशनल थी, बहुत अच्छी कंपनी, मतलब रिनाउड। तो सर ने कहा कि मुझे समझाया, बेटा मैं बहुत अच्छा हॉकी का खिलाड़ी था, हाँ। और मैंने हॉकी छोड़ दी बिकॉज ये है या वो है, पैशन है, ठीक है, तो आपका पैशन है कोई बात नहीं, बट आप कर रहे हो। मैंने कहा सर मैं तो सैटरडे संडे करता हूँ, या जो हमारा ऑफ टाइम है मैं उसके बाद ही करता हूँ, वीकेंड्स में करता हूँ, तो सर उसमें तो बॉस ने मेरे को घूर के देखा कि तू आर्गूमेंट कर रहा है, बॉस तो बॉस है। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपने कहा तो मैंने छोड़ दिया। हाँ। अब वो फिर कई बार मेरे को पूछते थे ड्यूरिंग डिस्कशन कि और वीरदमन रेडियो कैसे चल रहा है, हाँ। छोड़ दिया? मैंने कहा हाँ सर ऑफिशियली छोड़ दिया। कह रहा ऑफिशियली अनऑफिशियली क्या होता है? मैंने सर ऑफिशियली छोड़ दिया है, हाँ। अनऑफिशियली आप जो मर्जी समझो, क्योंकि मैं वीकेंड में करता था, क्योंकि मेरा ये शौक था और पैशन था। हाँ। तो पैशन तो कभी नहीं मरना चाहिए। हाँ। आपने छोड़ा नहीं? रेडियो नहीं छोड़ा, क्योंकि रेडियो नहीं छोड़ा। फिर कई बार ये भी हुआ कि कंपनी ने कहा कि हम तुम्हारी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, भटिंडा ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो बोल मुझे, लेकिन ये था कि मैंने अगर दिल्ली से गया तो मेरे रेडियो छूट जाएगा। राइट। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं कंपनी छोड़ दूंगा, दूसरी कंपनी ज्वाइन करूंगा, रेडियो नहीं छोड़ूंगा। तो ये भी एक बात होती है कि पैशन को आप किस लेवल तक लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। कभी कभी भी ऐसा होता है कि हमारे लिए लाइफ में प्रायोरिटी सेट करना मुश्किल हो जाता है। जी आपको इतनी क्लैरिटी शुरू से थी कि मैं ये छोड़ दूंगा वो नहीं छोड़ूंगा? हाँ, वो था, क्योंकि ये आपको ना एक जिंदा दिल इंसान रखती हैं कि आपकी Right. जिंदा दिली आपके अंदर है, आपको मतलब आप थके भी हैं और आपको शो करने को मिल रहा है, तो क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। लोग जो कोई गमगीन है, कोई स्ट्रेस में है, उसको मतलब आप अपनी बातों से एंटरटेन कर रहे हैं। सॉन्ग्स तो ठीक है, सॉन्ग्स तो कोई भी सुन ले, कहीं पे भी, यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं आज, लेकिन आप जब आप उनसे बातें कर रहे होते हैं, मोटिवेशनल बातें कर रहे होते हैं, अच्छी बातें कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेस को भी कम करते हैं और उनको भी मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है। आपने जब फील्ड शुरू किया, हम हर फील्ड में देखते हैं कि आपके कोई रोल मॉडल्स होते हैं कि फलां को सुना या इसके जैसा बनना है, इसके जैसा करना है। आपके साथ कभी ऐसा कुछ रहा कि आप किसी को सुन के बहुत मुतासिर होते रहे और आपको लगा कि काश ऐसी बात बन जाए, कुछ ये अंदाज, ये भाषा, ये समझ, कुछ भी? उस टाइम पुराने रेडियो पे हम सुनते थे, FM पे अमीन सयानी को, हाँ। और फिर OP सर को सुना, OP राठौर थे, एक शमशीर राय लूथरा थे। Oh yes, yeah. तो आप जैसे अब हम कई बार बात करते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हमेशा सब स्मूथ नहीं होता। ये बॉस वाला तो एक एपिसोड हुआ जी। उसके अलावा स्टूडियो की अगर मैं बात करूं या जो हम प्रोग्राम्स करते हैं उसकी बात करूं, तो कभी कुछ चैलेंजेस आपके सामने आए कि कई बार जैसे होता है एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, हाँ। कई बार चीज़ें चल नहीं रही हैं, कुछ और इश्यूज आ गए? कई ऐसे किस्से हुए हैं, और एक लेकिन हमें जब ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था कि रेडियो बंद नहीं होना शो चाहिए, मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन। वो राज कपूर साहब का है ना, बिल्कुल। कि लाइफ में सब कुछ चलना चाहिए। तो रेडियो एक जो है, वो रेडियो भी 1 सेकंड के लिए बंद नहीं होता, माइक नहीं बंद होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो हमें ये सिखाया गया था ड्यूरिंग हमारी जब ट्रेनिंग हो रही थी रेडियो की सिलेक्शन होने के बाद, कि आपका ये जो रेडियो है बंद नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो पहले आपने देखा होगा LP हुआ करती थी बड़े बड़े, उसके ऊपर ट्रैक्स बने हुए होते थे, और LP होती थी, CDs उसके बाद आई, कैसेट्स आई, फिर CDs आई, ये सब होता था। तो उस दौरान क्या था कि CD प्लेयर भी होता था,
कैसेट्स भी होती थी एलपी, लेकिन एलपी में पुराने ट्रैक्स जितने भी होते थे पिक्चरों के वो सारे एलपी में ही हमें मिलते थे। तो हम एलपी लेकर आते थे, एलपी चलाते थे, और एलपी के दौरान जब वो पिन हम लगाते थे तो कई बार क्या है वो जंप कर जाता था। तो हमें सिखाया गया था कि कभी ऐसा हो तो एक 5 रुपए का सिक्का अपनी जेब में ज़रूर रखा करो और वो उसके ऊपर रख दिया करो। तो मतलब एक तरह से हम सोचते थे कि ये उसका कमीशन है कि हमने उसको 5 का सिक्का रख दिया तो ट्रैक जंप नहीं करेगा। तो ये होता था। कई बार क्या होता था कि सॉन्ग्स हैं, अब हमें शुरू में नए आए तो हमें पता नहीं होता था, तो मूड्स के हिसाब से आपको जैसा मूड है वैसे ही गाना चलाने हैं। अब माहौल है आपका गमगीन, माइचेस किसी पॉलिटिशियन की डेथ हो गई है, कोई लीडर है उनकी डेथ हो गई है, कुछ हो गया है, अब शोक मनाया जा रहा है। तो मुझे याद है एक दौरान उस किस्सा हुआ कि शोक मनाया जा रहा है और हमारे ड्यूटी ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि वीरदमन बिल्कुल ना आपने स्लो म्यूज़िक वाले गाने चलाने हैं। हाँ, हम भी बिल्कुल नए आए हुए थे, हमें इतना पता नहीं था। हमने कहा ठीक है स्लो म्यूज़िक चलाना है और ठीक है। तो मैंने सारी प्लेलिस्ट चेंज की और मैंने वहाँ पे वो गाना लगा दिया, निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। आई थिंक हीरो फिल्म का गाना है, हीरो फिल्म का, और मेरा बड़ा फेवरेट है। हाँ। तो उसका जब वो रिदम शुरू होता है ना, अब वो हमारी ड्यूटी ऑफिसर मैडम थी और वो उस दौरान सुन रही थी। नहीं तो निंदिया से जागी बहार पे हम थे। हाँ, निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। तो मैडम भागती हुई आई, कह रही कि वीरदमन क्या बात, आपका शो करने का मन नहीं है क्या, मतलब आगे शो नहीं करने? मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है मैडम। कह रही तो गाना क्या लगाया? मैंने कहा आपने मैम बोला कि स्लो म्यूजिक लगाना है। तो कह रही शब्दों पे भी ध्यान दो, शब्द क्या चल रहे हैं, गाना बदलो। मैंने तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ शब्दों पे भी ध्यान है, लिरिक्स पे भी ध्यान देना है कि क्योंकि जब माहौल ऐसा है तो माहौल के हिसाब से आपने गाना है उस हिसाब से चलाना है। एक बारी दिल्ली से बैंगलोर ट्रैवल कर रहा था, तो उस जो कैबिन होती है फ्लाइट जहाँ पे पायलट्स बैठे होते हैं, वो दरवाजे के बाहर लिखा होता कीप ऑल द वरीज बियॉन्ड दिस डोर। क्योंकि आप वहाँ पे अपनी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि आपके पीछे जो है 250 पैसेंजर्स की जान है। क्योंकि आप घर से आपका टेंशन हुई है या कुछ और है दिमाग में चल रहा है और आप वहाँ पे फ्लाइट चला रहे हैं, तो वहाँ पे वो नहीं चलेगा। वही हमारे साथ है कि जब हम अपने माइक पे बैठे हुए हैं तो हमें फुली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि हम घर से अपना मूड हमारा ठीक नहीं है, या बॉस के साथ टेंशन हो गई है, या वाइफ के साथ टेंशन हो गई है, या फिर कुछ भी हुआ है, आपका मूड ऑफ है, तो लेकिन आप जब वहाँ हैं तो आपको लिसनर सुन रहा है, उसका ऑलरेडी मूड ऑफ है, आपने उसको पैम्पर करना है। तो वो चीज़ रहता है एक कि उस टाइम आपको पूरा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि इमीडिएटली आपने उन्होंने बोला कि आपको ये करना है अनाउंसमेंट और ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो आपको उसके लिए इमीडिएटली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सब चीज़ें हमारी ट्रेनिंग में तो होती नहीं है, जब हम लोग के वर्कशॉप्स होते हैं या ऑडिशंस होते हैं, या तो ये आपको क्या लगता है एक आर्टिस्ट जो है वो कहाँ से डेवलप करता है ये चीज़ ऑटोमेटिकली आती है कि मेरी ऑडियंस से मैच, ऑडियंस से आप जब कनेक्ट हो रहे हो, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली ऐसे हैं और आपको मैसेजेस आ रहे हैं ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ आपके साथ अपने आप ही आप उस ना मतलब उस माहौल में ढलते जाते हो। क्योंकि आवाज़ के माध्यम से आप, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। बिल्कुल, और कौन कहाँ सुन रहा है आपको पता भी नहीं, पता नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन ये तो चलिए ये हुआ कि इस तरह के हालात में आप सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग भी तो कुछ किस्से रहे होंगे ज़रूर। इंटरेस्टिंग किस्से तो चलते रहे। आपने फिल्म पर्सनैलिटीज़ को भी बहुत को इंटरव्यू किया है। हाँ, फिल्म पर्सनैलिटी का एक बार एक प्रोग्राम था हमारा, शुक्र है शुक्रवार आता था, तो मैं लकीली मुझे चांस मिला वो करने का। और तब मुझे एक किस्सा याद है कि नीना गुप्ता जी के इंटरव्यू लेना था, उन्होंने पहले मना कर दिया कि मैं नहीं शो करूँगी, मैं रेडियो में मतलब मज़ा नहीं आता, ये नहीं है वो। तो मेरे एक दोस्त ने उनको कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मना कर दिया है। मैंने कहा यार मेरे को नंबर दे, मैं एक बार बात करता हूँ। मैंने बात किया उनसे, उनको कन्विंस किया, देन शी रेडी। तो अब मैं पहली बार किसी फिल्म पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेने वाला था, तो मुझे था कि चलो ये कल के लिए या परसों के लिए बोल देंगे। वो 6 बज रहे थे और उन्होंने बोला कि अभी हम कर सकते हैं। मेरे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मैंने पहले कभी लिया नहीं है इनका इंटरव्यू और मुझे पता नहीं कि क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। और पहले हमें एक ये होता है कि जब एज ए प्रेजेंटर, एज ए रेडियो जॉकी, हमें पूरा का पूरा तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि प्राइवेट चैनल्स का अलग है और हमारा एक फॉर्मेट रहता है कि हम जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो सटीक होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए कि हम रेडियो के ऊपर बता रहे हैं।
तो वो चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। और अगर हम किसी फिल्म पर्सनैलिटी का, सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड हमें पूरा पता होना चाहिए, बिकॉज वो आपको बैकफायर ना हो कि आपने कुछ सवाल पूछा और वो आपके लिए वो हानिकारक हो गया, क्योंकि आपको जी, और आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आकाशवाणी को, तो आपके लिए वो एक बड़ा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि आप 15 मिनट के अंदर आप करिए मुझे कॉल। मैंने फटाफट क्वेश्चंस तैयार किए, सब कुछ है, पूछा उनसे, तो बहुत बढ़िया गया। इट वाज स्मूथ और बढ़िया, मज़ा आया। और कॉन्फिडेंस भी आया कि हम ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। जी, कि अगर एक बंदा मना कर देता तो उसको कैसे हम कन्विंस कर सकते हैं, और वो 15 मिनट का टाइम दे तो कैसे उसे इंटरव्यू ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक मज़ेदार किस्सा था। लेकिन आपने बहुत से कॉमेडी बेस्ड हमारे जो है मतलब उस तरह के शोज बहुत आपने किए और बहुत पसंद भी किए गए, वो थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए। कॉमेडी शोज किए, ज़रा हट के ज़रा बच के आता था, ठीक है, वो हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन भी किया, क्योंकि थोड़ा सा वो रहता था लोगों का, तो हम उसको शो को करते थे। तो मुझे याद है कि हम आते थे, बाकायदा हमने पूरी मास्क लगाया हुआ है और शो कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से थोड़ा सा हमें भी डर लगता था कि हम आ रहे हैं यहाँ पर और रोड्स पूरी खाली पड़ी हैं, रोड्स के ऊपर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बट एक अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ रही थी कि हाँ, हम ऑडियंस को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको हंसा रहे हैं, ठीक है, और उनकी स्ट्रेस को दूर कर रहे हैं। तो वो बड़ा मज़ा आता था कि हम कॉमेडी शो कर रहे हैं। तो कॉमेडी शो में हम अलग अलग जो है मिमिक्री करते थे, उसके अंदर जोक्स को हम ड्रामेटाइज करते थे। याद है बहुत लोग आपका वो शो पसंद करते थे, कुछ अगर आपका मन हो इस समय तो। जैसे सनी देओल की मिमिक्री कर लेते थे। चड्ढा चड्ढा समझा अपने आदमियों को, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए जो जिगर है ना, वो किसी बाजार में नहीं मिलता, उसे मर्द लेकर पैदा होता है। क्या बात। तो और अजीत जी का जो आपने एक लाइन तो शुरू में बोली थी, कुछ और हो जाए। अजीत जी के काफ़ी जोक्स हैं। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है, बेवकूफ़, इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। क्या बात है जी। तो अजीत जी की मिमिक्री करते थे, सनी देओल की, फिर अमरीश पुरी जी की, दिल जले, तो मतलब करते करते मज़ा आया। तो फिर हुआ कि एक प्रोग्राम हम कॉमेडी का शो कर रहे हैं शुरू, ज़रा हट के ज़रा बच के वो करो, तो फिर वहाँ से फिर कॉमेडी भी करने लग गए। बिल्कुल सही बात है, लिसनर इंतजार भी करते हैं। अच्छा वीर, ये बताइए, जो प्राइवेट चैनल्स हैं एफएम के और जो हमारा आकाशवाणी का जो अपना एक स्टैंडर्ड है या जो पैरामीटर है, क्या डिफरेंस आपको लगता है? क्योंकि फ्रेंड्स तो हर जगह होते ही, हमारे यहाँ के बहुत से लोग गए भी हैं प्राइवेट चैनल्स। जी, प्राइवेट चैनल्स नहीं, इंटरेक्शन भी होता है हमारा प्राइवेट चैनल्स वालों के साथ, जो प्रेजेंटर्स हैं, आरजेस हैं, बट कई रिस्पेक्ट भी हमारी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका जो फॉर्मेट है वो बड़ा एक रहता है कि आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बट वो मेहनत तो ये कि हमारे भी ऊपर से हमें ये प्रोटोकॉल दिया गया है कि कुछ भी आप बोल रहे हैं ऑथेंटिक होना चाहिए, कुछ आपने ऐसा नहीं बोलना, कुछ भी पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं देने हैं, ठीक है, किसी को हाँ शब्दों की गरिमा रखनी है, शब्दों की कोई भी भद्दा मजाक नहीं करना है। जैसे प्राइवेट चैनल्स पे हम सुनने को मिलता है, प्रैंक कर रहे हैं, सो एंड सो कर रहे होते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है, बड़ा साफ़ सुथरा वो है। दूसरा एक रहता है कि कुछ हमारे सॉन्ग्स का भी रहता है, कंटेंट भी इस तरह का होना चाहिए कि कुछ जैसे नशे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, हमने ऐसा नहीं बोलना है कुछ भी। और इवन मेरा अपना एक रहता है मानना है कि कभी भी मैं अगर प्रोग्राम कर रहा हूँ तो सॉन्ग्स जो है मैं कभी सैड सॉन्ग्स नहीं चलाता हूँ, क्योंकि एक हम वहाँ पे दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, तो मेरा होता है कि कुछ बात भी कर रहे हैं तो वो मोटिवेशनल हो, थोड़ी रोमांटिक हो, उस तरह की होनी चाहिए, मजाकिया हो, और गाने भी उसी से मिलते जुलते हों, ताकि उसको एंटरटेन कर सके। और हमारा एक प्राइवेट चैनल्स के और हमारे इसमें ये है कि हम जो हमारी ऑडियंस है, हम वो पूरी एज, सभी एज ग्रुप को हम ध्यान में रख के चलाते हैं कि बच्चा भी सुने और बड़ा भी सुने, मिडिल एज वाला भी सुने, स्टूडेंट भी सुने, तो सबको हम एंटरटेन कर सकें। पूरा पैकेज बना के हम उनको देते हैं कि फैमिली बैठ के सुन सकती है हमारे आकाशवाणी के प्रोग्राम। दूसरा ये भी होता है ना कि आप जिंदगी में सबके अपने क्राइसिस हैं, परेशानियां हैं जी, एटलीस्ट एफएम पे आप हैं, म्यूजिक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, बिल्कुल, तो आपका मूड रिफ्रेश हो जाता है, मूड फ्रेश हो जाए और दूसरे के चेहरे पे हम एक स्माइल ला सकें कि वो सुनने के बाद वो कहे कि हाँ मज़ा आ गया। तो पहले मैं शो करता था 0 आवर सैटरडे को मेरा, और बहुत लोग इंतज़ार कर रहे होते शो का, क्योंकि हमारा वो फॉर्मेट होता था कि हम ज़िंदगी से रिलेटेड बातें करते थे, मोटिवेशनल बातें करते थे, और सॉन्ग्स भी उसी तरह के होते थे, तो बड़ा मज़ा आता था कि सैटरडे नाइट होता था, 0 आवर 12 बजे आता था, और लोग बड़ा चाह से इंतज़ार करते थे, भुलाए ना बने, उसके बाद 2 बजे आता था,
तो मिडनाइट मेलोडीज 3 बजे आ जाता, मतलब हम करते रहते थे और हमें भी बड़ा मज़ा आता था कि रात को 3 बजे शो कर रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो लोग बड़े चाह से सुनते थे हमारे प्रोग्राम्स को। देवकी नंदन पांडे थे जी। कमलेश्वर जी को हम कभी सुनते हैं, कालचक्र एक प्रोग्राम वो किया करते जी। थे। ऐसे बहुत सारे पहले के दौर के अनाउंसर्स, एंकर्स, जो राइटर्स भी थे अपने आप में, इवन न्यूज रीडर्स। जी। हमारे अभी मनोज मयंकर सर हैं और हाँ भी जी। बहुत से लोग हैं। शम्मी नारंग थे। शम्मी नारंग थे और शोभा जगदीश जी हैं, जी। सलमा सुल्तान जी रही। कैसे बोलते हैं लोग, बिल्कुल। क्या इनका लबो लहजा है, क्या इनका प्रोनाउंसिएशन है। उनका एक बोलने का अंदाज ही अलग होता था। और इवन हम भी जब अब प्रोग्राम करने के बाद हम मतलब जब आम तौर पर आम बोलचाल में भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा भी लहजा वैसा ही हो गया है वैसा ही हो गया है, बिल्कुल ठीक। कि जैसे बात करनी है, शब्दों का है। जैसे हम फल बोलते थे, वो फल होता है। तो कई ऐसे शब्द हैं कि जो हम गलत उच्चारण करते थे, वो आके हमें यहाँ रेडियो पे पता लगा कि ये शब्द का उच्चारण ये सही नहीं है, ये गलत है। गलत है। मुझे याद है खुर्शीद के साथ हम पॉडकास्ट कर रहे थे तो वहाँ जिक्र आया ये कि बच्चों को सिखाने की बात आई कि उर्दू के जैसे अल्फाज इस्तेमाल तो आप कर लेते हैं, लेकिन ग ज नुक्ता कहाँ लगाना है आपको, और मानी बदल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये आजकल के, क्योंकि वो पढ़ाते भी हैं कॉलेज में, तो ये भी जिक्र आया कि बच्चों को सिखाने के लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि अगर वो उसके मर्म को, एक शब्द का जो रस है, उसका जो अपना एक भाव है, उसका जो संस्कार है, उसको अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आप उसके साथ न्याय कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इतने साल हम लोगों को हो गए रेडियो टीवी करते हुए भी, उसमें मुझे लगता है कि मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि मेरे लिए भाषा जो है, हिंदी जो है, मेरे लिए माँ जैसी है। बिल्कुल। और अपनी माँ का अनादर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। हिंदी से मेरा मतलब ये है कि मोटे तौर पे हिंदी में प्रोग्राम्स करते हैं, तो मैं अपनी माँ का अनादर खुद तो कभी सोच भी नहीं सकती। और ना होते हुए देख सकते कि अगर कोई गलत उच्चारण कर रहा है तो आप उसको भी चाहेंगे कि उसको करेक्ट करेंगे कि ये आपने गलत उच्चारण किया है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बोला जाता है। लेकिन अगर आप किसी बात का सिरा पकड़ लेते हैं, जी। हमारे एफएम सेक्शन के बाहर जो बैठे होते हैं गार्ड, आपने देखा होगा स्टूडियो में जाने से पहले, जी। जो एंट्री करवाते थे, जी। बड़े स्नेह से बोलते थे वो कि मैम हम तो इतने दिन से देख रहे हैं, आज तक इसने हिंदी में लिखा, लोग आते हैं घसीटा मारते हैं, अंग्रेजी में चले जाते हैं। भाषा को लेके मेरा जो भाव है वो मेरा रिश्ता है मेरी भाषा से। बिल्कुल। और आज वही मुझे सबसे ज्यादा फल दे रहा है, वही उर्दू के साथ है। और एक चीज़ और भी है, जब हम आम बोलचाल में बात करते हैं तो मैंने कई बार नोट किया है, कई फिल्मी सितारे भी हैं जो नमस्कार नहीं बोलते हैं, वो नमस्कार बोलते हैं, जबकि वो गलत उच्चारण है। नमस्कार नहीं है, वो नमस्कार है। मैं कहना आपसे सिर्फ ये चाह रही हूँ कि होता क्या है, आप बहुत सारे कांच के टुकड़े रख दीजिए जी, हीरा जो है पारखी पकड़ लेगा, नहीं तो उसकी चमक अपने आप बोलेगी। बिल्कुल। वही आपकी भाषा जो है ना, वो आपके बौद्धिक स्तर को बताती है। बिल्कुल। उच्चारण आपके व्यक्तित्व को परिलक्षित करता जी। है। चिंता ये होती है कि आने वाले समय में क्या, लेकिन हमारी आकाशवाणी जो है वो अभी तक इस सिलसिले को बचाए रखे हुए है। कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक धरोहर जो होती है, मैं अगर शब्दों का सही उच्चारण कर रहा हूँ तो मुझे आप बता दीजिएगा कि अगर मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो एक धरोहर को ये संभाल कर रखा हुआ है, संजो कर रखा हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमें भी एक बड़ा अच्छा लगता है कि हम इतने बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं कि आकाशवाणी के साथ, तो एक प्राउड फील होता है। आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, मतलब आपका नाम सुनते ही सब खिल जाते हैं। जैसे आपका नाम किसी को लिया जाए कि आज वीर आ रहे हैं मिलने के लिए, तो जिससे बात करो वो वैसे ही खुश हो जाता है। तो आपके साथ भाषा से इधर आपका जो एंटरटेनमेंट का जो लेवल है ना, उसका कनेक्ट इतना सुंदर है कि ऑडियंस स्वतः ही उसको स्वीकार लेती है कि वीर आ रहे हैं अगर, तो मजा आ गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं कई बार ड्रॉबैक हमारे लिए भी हो जाता है, बिकॉज क्या होता है, भाई वीर दमन आ रहे हैं तो ठीक है, फन रहेगा, मजाक रहेगा, तो कई बार क्या होता है हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते। इवन हमारे घर वाले भी हमारी बातों को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि हम कोई बात कहें तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। तो मतलब क्योंकि ये मजाकिया है, ये हर टाइम मजाक के मूड में रहते हैं, और कोई भी चीज़ को है कि उसको मजाक में, उसमें कोई टेंशन है, कुछ है, अच्छा चलो देखेंगे। हंसाना सबसे मुश्किल काम है। और कहीं ना कहीं आपको भी वो मतलब एक स्ट्रेस बस्टर होता है आपके लिए भी कि आप दूसरों को हंसा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है कि लोग कर रहे हैं। जसपाल भट्टी साहब थे, इतनी बड़ी शख्सियत थे, और वो कहते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल सटायर भी करते थे। और एक चीज़ है कि आज भी जसपाल भट्टी का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है उनका, कि उनके लेवल की जो कॉमेडी है वो आज तक कोई उस स्तर को नहीं छू सका है। नहीं गए वो, बिल्कुल हमेशा एक लेवल पर उन्होंने काम किया, बिल्कुल, अपनी पत्नी को साथ लेके, बाकी लोगों को साथ लेके, हमेशा जो मुद्दे उनको उठाया, लेकिन बड़े प्यारे तरीके से उठाया। जी। तो अब जैसे अब आपकी हम बात कर रहे थे अभी,
तो आप खुश हैं या आपको लगता है, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल भी है, सब जानते हैं इसके बारे हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, एंटरटेनाइज़र के नाम से है, जिसमें हम मोटिवेशनल करते हैं और मतलब कॉमेडी भी करते हैं। में। चलिए, तो कुछ ही सवाल जो हम सबसे पूछ रहे हैं आजकल आपसे भी पूछेंगे। आपकी फेवरेट हीरो? मेरे फेवरेट हीरो कई हैं। देवानंद साहब हैं पुरानों में। उनकी मिमिक्री कभी नहीं करते आप? पहले करते थे, जैसे करते थे स्कूल टाइम में करते थे। खुद की महफिल खुद को निकाला जाता है, क्या करें यार कलयुग का ज़माना है। तो उनका करते थे। उनका एक गाना बड़ा मुझे अच्छा लगता है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। क्योंकि कई बार हम भी लो फील करते हैं, डिप्रेस हैं। तो ये हैं राजेश खन्ना साहब हैं, उनका मतलब वो भी मेरे फेवरेट हैं। तो कई पिक्चरें हैं और हर पिक्चर में आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलता है। तो उनकी एक पिक्चर थी आखिर क्यों, मैं उनसे बड़ा मतलब इंस्पायर हुआ था। उनका वो एक गाना था कि एक अंधेरा लाख सितारे। इवन कॉलेज डेज में भी हम सुनते थे, कभी डिप्रेस फील करते थे, कुछ ऐसा होता था। एक अंधेरा लाख सितारे। सुनते थे। बात है, वीर दमन और ये गाना। हाँ, नहीं, वो कहीं ना कहीं आपको एक कनेक्ट करता है कि आपको भी कभी कभार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब मेरे फेवरेट सॉन्ग्स में से मेरा भी है, क्योंकि वो मुझे मुज़बानी याद था। और उसके जो लिरिक्स जो थी वो है कि तूफानों से ये लड़कर लगते हैं साहिल कितने प्यारे। तूफानों से लड़कर तो लगते हैं साहिल कितने प्यारे। कल की खातिर तो आने वाला कल मत खोना। वो कई बार हमारा होता था कि हम हुए कल की खातिर तो आने वाला कल मत खोना। बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना। जो बीत गया ठीक है, लेकिन जो अब आगे आने वाला है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर हमने आज को अगर सवाल लिया तो। सही बात है। और हीरोइंस में, एक्ट्रेसेस में? साधना वाज माय फेवरेट। हम दोनों आ गए। तो साधना थी, मुमताज़ थी और मुमताज़ हैं, साधना है। साधना मतलब बहुत अजीर उठ कर कहाँ जाइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा। आरज़ू फिल्म, और बड़ा वो मतलब बढ़िया लगता था। उसके बाद हीरोइंस में हेमा मालिनी थी। हैं वीर। उस ज़माने में हमें वो बहुत बढ़िया लगती थी। और आजकल की हीरोइंस में अगर बात करें तो उतना वो नहीं है, जो हम डेप्थ नहीं है। क्योंकि हाँ ठीक है, एक आधी मूवीज़ में कोई देखते हैं हीरोइंस को तो ठीक लगता है स्टोरी के बेस पे, लेकिन वो उतना मज़ा नहीं है जो उनका सादगी होती थी और उनके मतलब एक मैसेज डिलीवर किया जाता था, उनका पहनावा उस हिसाब से होता था, तो बहुत अच्छा लगता था। राइट। और फिल्म कोई आपकी फेवरेट? गाइड मुझे बहुत पसंद है। गाइड की जो वो लास्ट का जो सीन है देवानंद साहब का, वो बड़ा बढ़िया लगता है मुझे। गाइड फिल्म थी। और बाकी कई और मूवीज़ हैं जिनको मैं देखता हूँ। अगर गाइड आ रही है तो मैं मिस नहीं करूँगा, कितनी बारी देखी है। और ऑफ कोर्स शोले है। शोले है। बाकी मूवीज़ में धमाल है, वो कभी भी आ रही है तो मैं बोर नहीं होऊंगा। अभी रिसेंट्स में तो ये सब है। बाकी तो ठीक है। खाने पीने के शौकीन हैं आप? खाने पीने का शौकीन है। कहीं नई प्लेस पे जाता हूँ, इंडिया में हर जगह मैक्सिमम लोगों के साथ मिला हूँ और घूमा हुआ हूँ। तो वहाँ पे मैं जब जाता हूँ नई जगह पे, तो वहाँ पे सोचता हूँ कि यहाँ पे क्या बढ़िया मिलता है। इंदौर में अगर चला गए तो वहाँ पे क्या पकवान मिलते हैं। बैंगलोर में गए तो यहाँ पे उदयपुर है। राजस्थान में अगर कहीं जा रहे हैं, जयपुर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या बढ़िया है। वीर, वाकई बहुत मज़ा। और आपसे बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि बस हम बातें करते चले, अपने लिए नहीं, हमारे लिसनर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए मैं कह रही हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि वक्त का अपना तकाजा है और बिल्कुल। एफएम के लोगों से ज़्यादा कौन जान सकता है इस बात को। मैं चलते चलते यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे को एक थॉट है जो मुझे इंस्पायर करता है, और जो मैं अपने लिसनर्स के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी कहना चाहता हूँ कि समय ना लगाओ ये तय करने में कि तुम्हें क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। क्या बात। तो ये है कि आपने ज़िंदगी में जो करना है वो कर डालिए, सोचिए मत। क्योंकि जब आप चलेंगे, घर से निकलेंगे, तो रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे। और ये एक ही ज़िंदगी हमें मिली है, फिर हमें पता नहीं कि हम कहाँ होंगे। लेकिन ये ज़िंदगी में जो करना है करिए, रिस्क उठाइए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए।
ब्यूटीफुल। पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भी एक नई कोशिश है ये। नहीं, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, और सबसे बड़ी है कि शुरुआत की है, क्योंकि कई लोग सोचते रहते हैं कि पॉडकास्ट करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो आप शुरुआत कीजिए, बाकी फिर वो है ना, काफिले में लोग जुड़ते जाएंगे, वो एक शेर है ना, तो उससे ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मजू सुल्तानपुरी साहब का ये बहुत ही मकबूल शेर है। जी, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम भी आपके साथ जुड़ रहे हैं और लोग भी जुड़ते जाएंगे, और ये जो चैनल है, हो सकता है कि कहाँ पहुँचे, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, और हम यही दुआ करते हैं, हमारी यही विशेष हैं, और व्यूज़ आगे बढ़ते जाएं, और हम भी एक बारी, हमें भी ये प्राउड फील आए कि हाँ, तपस्या जी के साथ एक बार और हमने करना है। तो हमारी तरफ से सारी गुड विशेस आपके साथ हैं, और यूं ही आगे ये बढ़ता जाए। और थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए, हमें मतलब मुझे इनवाइट करने के लिए। नहीं, आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ मैं की परंपरा नहीं है, हम ही सिखाया गया मुझे जी, लेकिन हम जो भी आप इसको कहें, बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपका। वीर, आपका नाम ही वीर है, और आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ माहौल ऐसा कर देते हैं कि सब में एक एनर्जी लेवल उनका हाई हो जाता है, स्पिरिट हाई हो जाता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि हर इंसान की अपनी शख्सियत होती है, अपना अंदाज़ होता है। वीर दमन सिंह से बात करके आपको ये महसूस हुआ होगा कि वाकई उनका अंदाज़ सबसे जुदा है, और वो ऐसे ही अपने सभी लिसनर्स को, व्यूअर्स को एंटरटेन करते रहते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन इतना ही कहेंगे, सुनिए ना विद तपस्या शादा को अपना प्यार आप यूं ही देते रहिए, अपना आशीर्वाद यूं ही प्रदान करते रहिए। और हम बस यही कहेंगे आपसे, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, औरों को भी इसके लिए सजेस्ट कीजिए। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और इसी तरह से हमारे पॉडकास्ट देखते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।